आज हम क्लास 7 परिवेश और विज्ञान में अभ्यास 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वो है अभिश्रवण। ठीक है। अब ये टॉपिक के बारे में विस्तार में जाने से पहले हम कुछ घटनाओं को जानते हैं जो तुमने अक्सर देखा होगा। सबसे पहले जब वीडियो देख रहे हो तब अगर माँ तुम्हारे आसपास ही है तो माँ से पूछो, या नहीं भी है तो वीडियो को रोको और माँ से जाके पूछो कि माँ, जब तुम खाना बनाती हो तो जब आलू काटती हो तो आलू को नमक के पानी में क्यों भिगो कर रखती हो, या जब प्याज तल रही हो तो उसमें थोड़ा नमक क्यों देते हैं, या जब टमाटर बना रहे हो, टमाटर तल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा नमक क्यों देते हैं। जल्दी से भाग के जाओ और पूछ के आओ। और माँ ने क्या आंसर बताया ये सुनो। वीडियो को रोको और जाओ। तो माँ ने बताया होगा कुछ तुम्हें। माँ ने क्या बताया होगा? माँ ने ये बताया कि जब भी हम आलू को नमक के पानी में थोड़ा भिगो के रखते हैं, या प्याज जब तल रहे हैं तो थोड़ा सा नमक दे देते हैं उसमें, या टमाटर तलते हुए उसमें थोड़ा सा नमक दे देते हैं, इससे होता क्या है, ये सारी सब्जियां जो है पानी छोड़ती हैं, यानी सब्जियों के अंदर से पानी बाहर आता है। तो अब सोचो, ये पानी बाहर क्यों आया? क्या कारण था कि पानी उसके अंदर था, और क्या कारण था कि पानी उसके बाहर आ गया, सब्जियों के बाहर? ऐसा क्या किया माँ ने? तो माँ ने तो सिर्फ नमक मिलाया था, यानी नमक मिलाने से ऐसा क्या हुआ कि पानी बाहर आ गया। ठीक, तो इन्हीं घटनाओं के बारे में हम जानेंगे अभिश्रवण टॉपिक में। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर ही बनता है तुम्हारा अभिश्रवण। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हम थोड़ी देर बाद जानते हैं। अभी हम जानते हैं कि अभिश्रवण में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जैसे कि हमने ये जाना कि माँ ने क्या किया, आलू में थोड़ा सा नमक मिलाया और क्या बाहर आया, पानी बाहर आया। ठीक, तो पानी और नमक मिल के क्या बनाएगा, एक घोल बनाएगा। तो इस घोल के बारे में हम सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ये घोल में क्या क्या लगता है। तो जस्ट उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ये तुम्हारा एक ग्लास है। ठीक, इसमें क्या मिला है, थोड़ा बहुत पानी है। ठीक है, और इसमें तुमने 2 चम्मच नमक मिला दिया। 2 चम्मच नमक को मैं ये लाल रंग से बता रहा हूँ। 2 चम्मच तुमने यहाँ नमक मिला दिया। नमक मिलाने पे क्या होगा, थोड़ी देर बाद हिलाओगे तो नमक गायब हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें पानी ही दिखेगा। तो ये जो घोल बना, ये जो घोल बना, घोल का एक और नाम क्या है, विलायन। घोल का एक और नाम क्या है, विलायन। अब ये घोल किससे बना है? घोल में क्या क्या लगा? घोल में लगा है पानी और नमक। घोल में क्या लगा? पानी लगा और नमक लगा, तभी जाके ये घोल बना। ठीक, तो ये जो पानी है, पानी की मात्रा ज़्यादा थी कि नमक की मात्रा ज़्यादा थी? जाहिर सी बात है, ज़्यादा पानी में 2 चम्मच नमक, यानी कम नमक डालते हैं। अब नमक के अंदर पानी थोड़ा डालेंगे, एक कटोरी नमक में 2 चम्मच पानी तो नहीं डालते हम लोग। हमेशा पानी ज़्यादा होगा, नमक कम होगा। तो जो ज़्यादा होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विलायक। और जो कम होता है उसे कहते हैं विलय। जो कम होता है उसे हम लोग कहते हैं विलय। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि कोई भी घोल अगर जब बना रहे हो तो घोल हमेशा किससे बनता है? घोल जो बनता है वो विलायक और विलय के योग से बनता है। दोनों को जब मिलाते हैं तब जाके घोल बनता है। अब कौन विलायक होगा और कौन विलय होगा? जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो बनेगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो होगा विलय। तो विलायक, विलय, इसके कुछ और नाम भी है। विलय का एक और नाम है घुलित, यानी जिसको घोला जा रहा है उसे घुलित कहते हैं। और इसे बोला जाता है घोलक, यानी जिसके अंदर मिलाया जा रहा है उसको कहते हैं घोलक। ठीक, तो ये हो गया। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। ये घोल यानी विलायन, इसे कहा जाएगा सॉल्यूशन, इसे कहा जाएगा सॉल्वेंट, और इसे कहा जाएगा सॉल्यूट। क्लियर हुआ?
यहाँ तक समझ में आया? यानी कोई भी घोल जब तुम लोग बनाओगे वो हमेशा दो चीज़ों से बनेगा, एक होगा विलायक और एक होगा विलय। अब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहेंगे। तो यही उदाहरण सोचो, तुम्हें माँ ने शरबत बनाने बोला, ठीक है। अब शरबत किससे बनता है? मान लो माँ ने तुम्हें शरबत बनाने बोला है, तुम्हारे पास क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? पानी चाहिए और क्या चाहिए? रूह अफ़ज़ा चाहिए मान लो, है ना। रूह अफ़ज़ा नाम सुना होगा, शरबत बनाते समय रूह अफ़ज़ा लगता है। रूह अफ़ज़ा चाहिए और पानी को मैं वाटर W कहता हूँ, ठीक। अब तुम पहली बार बना रही हो शरबत, अब हो ही सकता है कि तुमने रूह अफ़ज़ा इतना सारा डाल दिया, इतना सारा रूह अफ़ज़ा डाल दिया और उसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिया, ठीक। उसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी को ये मान लो ये पानी है, थोड़ा सा पानी डाला है और इतना सारा रूह अफ़ज़ा डाल दिया। तो अब बताओ तो इसमें विलायक कौन बना? इसमें विलायक बनेगा तब रूह अफ़ज़ा, ये बन जाएगा तुम्हारा विलायक क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तुमने, और पानी बन जाएगा तुम्हारा विलय क्योंकि ये कम मात्रा में डाला। लेकिन होना तो इसको उल्टा चाहिए था, यानी पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डाला जाता है कि नहीं? ज़्यादा पानी होता है उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाला जाता है, थोड़ा 2 ढक्कन, तब विलायक कौन बनता? तब विलायक बनता पानी और विलय बन जाता रूह अफ़ज़ा, ठीक। तो इस उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि मात्रा के ऊपर निर्भर कर रहा है कौन विलायक बनेगा और कौन विलय बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब उस आलू वाले उदाहरण या प्याज वाले उदाहरण में आते हैं, ठीक। तो पहले आलू, मान लो ये आलू का टुकड़ा है जिसे हम माने कढ़ाई में डालेंगे, ठीक। ये जो पहला जो आलू का टुकड़ा था उस टुकड़े के अंदर पानी पहले से ही था। अब उसको जब माने कढ़ाई में डाला और उसमें जब थोड़ा सा नमक दिया तो उसमें से पानी बाहर आ गया। तो ये जो उसके अंदर पानी पहले से ही था वो पहले बाहर क्यों नहीं आया? नमक डालने पर ही बाहर क्यों आया? यानी जाहिर सी बात है उस पानी को इसके बाहर, आलू के टुकड़े के बाहर आने के लिए किसी ने बाध्य किया। किसने बाध्य किया? उस नमक ने बाध्य किया। और वो पानी इसके पहले, नमक डालने से पहले बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी न किसी ने उस पानी को अंदर रोक के रखा है। तो रोक किसने रखा है? ये जो आलू का टुकड़ा था या वो प्याज का टुकड़ा था या वो टमाटर का टुकड़ा था, ये जिस उदाहरण के लिए हम जान रहे हैं, तो उन सब के ऊपर क्या था? एक पतला सा परत था। उन सब के ऊपर एक पतली सी परत थी जो परत रोक के रख रही थी किसे? उस पानी को इस आलू के अंदर रोक के रख रही थी। लेकिन नमक डालने के बाद उस परत में ऐसा कुछ घटा, उस परत के चारों तरफ ऐसा कुछ घटा कि वो पानी बाहर आ गया। वो क्या घटा हम थोड़ी देर में जानते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि ये आलू के ऊपर एक पतली सी परत थी, उस परत ने इसे, उस पानी को रोक के रखा था, ठीक। तो वो जो परत थी उस परत को हम लोग क्या कहते हैं? वो जो परत, हल्की सी परत थी, उस परत को हम लोग कहते हैं अर्धभेद्य, अर्धभेद्य पर्दा। उस परत को, पतली सी जो परत थी उसे कहते हैं हम लोग अर्धभेद्य पर्दा। अब अर्धभेद्य क्यों बोला गया? अर्धभेद्य इसीलिए बोला गया है कि ये जो परत जो है, ये परत जो है, ये पानी के अणु को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने देगी। उसके अलावा और किसी के अणु को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आने देगी। यानी कुछ चुनिंदा अणुओं को ही ये बाहर जाने देगी या अंदर आने देगी और बाकी अणुओं को ये रोक लेगी। इसीलिए इसे अर्धभेद्य बोला गया, यानी पूरी तरह भेद्य नहीं है, अर्धभेद्य है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये जो पर्दा जो है, जिसे हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, या अर्ध परागम्य झिल्ली भी कहते हैं, इसका एक और नाम है अर्धभेद्य पर्दा। ये पर्दा जो है, ये पर्दा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अभिश्रवण में, ठीक। अब ये अभिश्रवण की परिभाषा क्या होगी, ये ध्यान से देखो। चलो अब देखते हैं अभिश्रवण की परिभाषा क्या है। अर्धभेद्य पर्दा के माध्यम से द्रवण या घोल, घोल का एक और नाम द्रवण भी है, में द्रावक या घोलक, घोलक का एक और नाम द्रावक है। अर्धभेद पर्दा के माध्यम से द्रवण में द्रावक के अणुओं के आने जाने को अभिश्रवण या ऑस्मोसिस कहते हैं।
तो अभिश्रवण जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसका एक और नाम है ऑस्मोसिस, जो है इंग्लिश में, अंग्रेजी में से ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक, तो ऑस्मोसिस है क्या? किसी अर्धभेद पर्दे के माध्यम से, किसी अर्धभेद पर्दे के माध्यम से किसी भी घोल में, किसी भी सॉल्यूशन में जो विलायक होगा या द्रावक होगा या जो घोलक होगा, उसके जो अणु है, उसके अणु को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की क्रिया को ही अभिश्रवण या ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, एक बड़ा सा बर्तन है और उस बर्तन के बीचों बीच, उस बर्तन के बीचों बीच हमने एक अर्ध परागम्य झिल्ली रखी है या अर्धभेद पर्दा रहता है, या ऐसा पर्दा जो सिर्फ घोलक के अणुओं को ही इस तरफ से उस तरफ जाने देगा या उस तरफ से इस तरफ आने देगा। जैसे अपने उदाहरण के लिए, सहूलियत के लिए मान लो यहाँ पे जिस तरह चाय की छेकनी होती है, वैसे ही मान लो यहाँ पे एक पर्दा लगा हो जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। ठीक, और वो छेद क्या होते हैं? जैसे चाय की छेकनी में क्या होता है, चाय के पानी को ही जाने देता है लेकिन चाय की पत्तियों को तो रोक लेता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे ही एक, मान लो वैसी एक परत है जिसमें बहुत से छोटे छोटे छेद हैं, और ये जो छोटे छोटे छेद हैं ये सिर्फ घोलक के अणुओं को ही एक तरफ से दूसरे या दूसरे से इधर आने देगा, बाकी जो है घुलित के अणुओं को इधर उधर जाने नहीं देगा। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम मान लेते हैं कि हमने इस तरफ ए साइड में, यहाँ ए साइड है और ये बी साइड है, ए साइड में हम मान लेते हैं हमने पानी रखा है। क्या रखा है? पानी। पानी के अणुओं को इस तरह से दिखाया मैंने, मान लो पानी के अणु, ये पानी का अणु, ठीक। और बी साइड में जो है हमने नमक और पानी का घोल बना के रखा है। नमक भी है और पानी भी है, लेकिन ज़्यादा क्या है? नमक है। ज़्यादा क्या है? नमक है। नमक पानी का घोल बना के रखा है, ठीक। अब चित्र को ध्यान से देखो, इस तरफ पानी है, ठीक, और इस तरफ नमक है, ठीक। इस तरफ नमकीन पानी है और इस तरफ शुद्ध पानी है। तो अब घोलक कौन है, घुलित कौन है? ठीक, ये हमारा है घोलक और ये है घुलित। ये है घोलक और ये है घुलित, क्योंकि घोलक के अंदर नमक का पानी, नमक जो है वो मिल जाएगा, ठीक। तो ये है घोलक और यह घुलित, या ये ज़्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में। अब जब ये अर्ध परागम्य झिल्ली या अर्धभेद्य पर्दा जो है, इसमें तो छोटे छोटे छेद बने, और छेद से हमें मालूम है कौन? घोलक के जो अणु है, यानी घोलक के जो छोटे छोटे अणु है, हमें मालूम है हर पदार्थ अणुओं से बना हुआ है। यानी यहाँ पानी की जो एक बूंद है उसमें करोड़ों अणु है, पानी के अणु है। तो वो जो छोटे छोटे अणु है वो इसके उस पार जा सकते हैं या उधर से इधर आएंगे। अब ये हमें जानना होगा किस तरफ जाएंगे, क्या वो ए से बी की तरफ जाएंगे कि बी से ए की तरफ आएंगे, ये हमें जानना होगा। अब ध्यान से देखो, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, ये निर्भर करेगा जो घुलित है, जो घुलित है, ये जो जिस साइड में हमने नमक रखा है, जो घुलित है उसकी मात्रा पे निर्भर करेंगे, या मात्रा अगर ना कहूँ मैं कहूँ उसकी घनत्व पे निर्भर करेंगे, वो कितना गाढ़ा है। यहाँ पे नमक की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे नमक की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ये जो घोलक का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये निर्भर करेगा इसके ऊपर, इस घुलित के ऊपर। यानी घोलक हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है। अब ये सांद्रता मतलब क्या है? घनापन, ठीक। कितना घना है हमारा ये घोल, कितना घना है हमारा ये घुलित, ठीक। कितना घना है हमारा ये घुलित, ये कहलाता है उसकी सांद्रता। अब जैसे ये शुद्ध पानी है, इसकी सांद्रता क्या होगी? क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी घुलित नहीं है, यानी इसकी सांद्रता 0 के बराबर होगी। लेकिन ये जो है, ये जो पानी है जिसके अंदर नमक मिला हुआ है, इसकी सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर नमक मिलाया गया, यानी घुलित की सांद्रता इसके अंदर ज़्यादा है। तो हमेशा जो घोलक होगा वो निर्भर करेगा घुलित की सांद्रता के ऊपर, यानी घुलित कितना घना है। तो घुलित जितना घना होगा, घोलक हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कम सांद्रता है, यहाँ तो घुलित है ही नहीं, और अधिक सांद्रता किस तरफ है? इस तरफ है। यानी घोलक हमारा ये जो पानी जो है ये हमेशा इस दिशा में जाएगा। पानी क्या होगा? कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ जाएगा, कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। यानी पानी किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब सोचो वो आलू वाला उदाहरण, ठीक।
अब आलू वाले उदाहरण में क्या था, एक आलू का टुकड़ा था, ठीक। अब उस आलू के टुकड़े के अंदर पानी था, पहले से ही उसके अंदर पानी था, ठीक। आलू के टुकड़े में क्या था, अंदर पानी था। अब उसके ऊपर जब माँ ने नमक डाला, अब जब माँ ने नमक डाला तो हुआ क्या, सांद्रता कहाँ ज़्यादा हुई, बाहर की तरफ, क्योंकि नमक यानी घुलित तो उधर है, इसके अंदर तो घुलित नहीं था, नमक तो इसके अंदर नहीं था, नमक कहाँ था, उसके बाहर। तो घुलित बाहर होने के कारण सांद्रता किधर ज़्यादा हुई, बाहर की तरफ सांद्रता ज़्यादा हुई, और कम किस तरफ हुई, अंदर की तरफ। और तो पानी हमेशा कहाँ से आएगा, कम से ज़्यादा की तरफ, यानी पानी इस आलू के अंदर से उसके आलू के ऊपर जो पतली सी जो अर्धभेद पर्जा था उसके माध्यम से क्या हुई, पानी अंदर से बाहर की तरफ निकल गई। तो इसीलिए आलू से पानी बाहर निकला, या प्याज से पानी बाहर निकला, या टमाटर से पानी बाहर निकला। वो हमेशा निर्भर किसके ऊपर कर रहा है, इस घुलित की सांद्रता के ऊपर। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक और उदाहरण देखो, ये भी तुम लोगों ने देखा होगा कि मान लो एक ग्लास लो, ये खुद करके भी देख सकते हो, ये मेरे बोलने से अच्छा होगा, ये तुम खुद ही करो, ठीक। और खुद करके ये देखो होता क्या है। एक ग्लास लो, उसमें पानी लो, ठीक है, और उसमें कुछ किशमिश देखो होंगे, 3-4 छोटे छोटे किशमिश डाल दो। किशमिश क्या, सूखे हुए होते हैं, सूखे हुए अंगूर, 3-4 छोटे छोटे किशमिश डाल दो, और कुछ घंटे या हो सके तो एक दिन ही इस ग्लास को ऐसे ही रख दो। ये तुम लोगों ने देखा भी होगा, माँ से पूछोगी तो माँ भी बता देगी। तो ये माँ जो है किशमिश को भिगो के क्यों रखती है, अगर यही पूछ लो तो माँ तुम्हें चट से आंसर दे देगी कि भिगो के रखने से होता क्या है कि कुछ घंटों बाद किशमिश फूल जाते हैं। किशमिश अगर पतले से चिपटे हुए हो तो भिगो के रखने के बाद एकदम गोल बन जाएंगे, फूल जाएंगे। यानी हुआ क्या, क्या हुआ, किशमिश जो चपटा हुआ था उसके अंदर क्या घुस गया, ये पानी घुस गया, उसके अंदर क्या घुस गया, पानी घुस गया। तो किशमिश के अंदर पानी क्यों घुसा, उसके अंदर क्यों घुसा, जैसे हमने यहाँ देखा था आलू के बाहर निकल रहा था, तो किशमिश के अंदर क्यों घुसा, उसके बाहर क्यों नहीं निकला, सोचो। तो ध्यान दो, किशमिश जो था वो पहले से ही सूखी अवस्था में था, पहले से ही सूखी हुई अवस्था में चिपटा था, यानी क्या था, उसको धूप में सुखाया गया था, तो उससे क्या, उसके अंदर का सारा पानी तो पहले ही निकल गया, उसके अंदर का सारा पानी पहले ही निकल गया। अब जब उस किशमिश को पानी के अंदर डाला गया, तो उस पानी के अंदर डाला गया तो किशमिश के अंदर क्या बचा था, जब उसका सारा पानी निकल गया तो उसके अंदर बचा क्या, उसके अंदर बचा ग्लूकोज यानी शुगर, ठीक। उसके अंदर बता क्या, वो जो मीठापन जो है वो असल में क्या है, ग्लूकोज है, जो इसके अंदर है, चीनी के इस किशमिश के अंदर है। यानी इसके अंदर जो बचा वो क्या बचा, पानी तो नहीं बचा, यानी इसके अंदर जो बच गया वो बचा क्या, वो घुलित ही बच गया, जो उसका मीठापन था, जो उसका ग्लूकोज था। तो इस किशमिश के, सूखे हुए किशमिश के अंदर घुलित की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन घोलक यानी पानी की मात्रा इस सूखे हुए किशमिश के अंदर ना के बराबर है। तो जब इस सूखे हुए किशमिश को पानी में डाला गया तब हुआ क्या, सांद्रता कहाँ ज़्यादा है, किशमिश के अंदर ज़्यादा है ना कि उसके बाहर। तो उसके अंदर सांद्रता ज़्यादा है और बाहर कम है। तो घोलक यानी ये पानी कहाँ से कहाँ की तरफ हमें मालूम है, हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ, हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ जाएगा। तो कम सांद्रता पानी में था क्योंकि उसमें कोई भी घुलित नहीं था, ज़्यादा सांद्रता किशमिश के अंदर था क्योंकि उसके अंदर तो पहले ही पानी नहीं था, जो बचा था वो क्या था, वो ग्लूकोज ही बचा था, यानी घुलित ही बचा था। तो पानी कहाँ से गया, कम सांद्रता से किशमिश के अंदर घुस गया, कम से ज़्यादा में घुस गया, तो किशमिश का आकार क्या हुआ, फूल गया। क्लियर हुआ किशमिश क्यों फूला। अब इसी किशमिश को, अब यही जो ग्लास जो था, जब तुमने किशमिश निकाल लिया जिसके अंदर पानी था पहले, किशमिश निकाल लेने के बाद इस ग्लास का पानी फेंको और दोबारा से पानी डाल के अंदर, उसके अंदर नमक का सॉल्यूशन, मान लो 3-4 चम्मच उसमें नमक डाल दिया तुमने, या तो नमक डाल दिया या 3-4 चम्मच चीनी डाल दिया, चीनी से भी होगा, ठीक। नमक या चीनी का जब घोल तुमने इसमें डाला और फिर ये जो फूला हुआ किशमिश जो था, इस फूले हुए किशमिश को दोबारा इसके अंदर डाल दो। ये जो फूला हुआ जिसके अंदर पानी मौजूद है, उस किशमिश को दोबारा उस ग्लास के अंदर डाल दो और इस ग्लास में तुमने क्या किया, नमक या चीनी मिला दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या पानी दोबारा इसके अंदर आएगा, सोचो। इस किशमिश के अंदर अब पानी है, अब इस किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है और उसके अंदर जो ग्लूकोज जो था वो कम है। क्यों, क्योंकि अब ये फूल गया है,
यानी इसके अंदर जो अंदर का जो घुलित था वो कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक, इसलिए फूल गया। और ठीक किशमिश के बाहर जो पानी है, जिसमें जो पहले जो पानी था लेकिन अब तो उसमें तुमने चीनी या नमक मिला दिया, यानी उसके अंदर घुलित की मात्रा ज़्यादा हो गई है। घुलित की मात्रा अब बाहर ज़्यादा है, किशमिश के अंदर कम है। घुलित की मात्रा बाहर ज़्यादा है, किशमिश के अंदर कम है। तो अब सोचो जो किशमिश के अंदर का पानी है वो क्या होगा, क्या होगा, कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ जाएगा। यानी किशमिश के अंदर का जो पानी है अब वो किशमिश के बाहर आएगा। यानी अब कम सांद्रता, जो किशमिश के अंदर कम जो सांद्रता थी, उससे अब क्या हुआ, बाहर आएगा जहाँ ज़्यादा सांद्रता थी। यानी अब किशमिश क्या होगा, अब इस फूले हुए किशमिश को अगर 3-4 घंटे रख दो तो देखोगे क्या, ये दोबारा पिचक गया, दोबारा पिचक के पहले जैसा हो गया या उसके आसपास पहुँच गया। तो समझ में आया। तो ये किशमिश क्यों फूला या क्यों पिचका, ये सब निर्भर कर रहा है सांद्रता के ऊपर। किसकी सांद्रता, इस घुलित की, यानी जिसे घोला जा रहा है उस घुलित की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमारा अभिश्रवण किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, यानी हमारा घोलक किस तरफ से किस तरफ जाएगा, ये निर्भर करेगा हमारे घुलित की सांद्रता के ऊपर। क्लियर हुआ, समझ में आया।